गाइस, आज के इस लेक्चर में अब हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंजीनियर माइंड पे आपका वेलकम है, स्वागत है। आप सभी उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है। आरआरबी जेई का फॉर्म भी अप्लाई कर चुका है। आपने किसी न किसी जोन से अप्लाई कर ही दिया होगा। तो और आरआरबी एनटीपीसी का अप्लाई हो रहा है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो हमने बतलाया है आरआरबी जेई का। और आरआरबी एनटीपीसी का जो जेई में अप्लाई किए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आप डायरेक्ट लॉगिन करके फिर आरआरबी एनटीपीसी का अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी जेई और एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया है, तो हम लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इसी के लिए हम स्पेशल सेशंस लाए हैं आप लोगों के लिए, साइंस विज्ञान। और यहाँ से पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जितना क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बाकी करंट अफेयर्स ये सब बाद में करवाएंगे, लेकिन अभी का जो सेशंस रहेगा हमारा वो यही रहेगा, साइंस। और जितना क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और आपके एग्जामिनेशन में किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस सेशंस के लिए रेडी हो जाएं। अब डेली हम आप लोगों को 10 क्वेश्चंस करवाएंगे। पहले फिजिक्स करवाएंगे, फिर केमिस्ट्री करवाएंगे, फिर बायोलॉजी करवाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को बायोलॉजी हार्ड भी लगता है और बहुत लोगों को केमिस्ट्री हार्ड भी लगता है। तो मैं सोचा पहले फिजिक्स करवाता हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री और इसके बाद फिर बायोलॉजी। तो 10 क्वेश्चंस हम एक सेशंस में करवाएंगे। और अब डेली ये सेशंस हमारा स्टार्ट रहेगा जब तक कि हमारा साइंस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो उम्मीद है आप पूरा सेशंस को कवर करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मीन्स आप बोल सकते हैं कि प्रीवियस के बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछा गया है। तो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है और हर रोज़ 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस सेशंस को पूरा अटेंड करेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, ताकि जो लोग भी आरआरबी जेई और एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो सके। मैं 10 क्वेश्चंस इसलिए ला रहा हूं ताकि आप भी डेली कवर कर पाए अच्छे से। एक दिन में 10 क्वेश्चंस सफिशिएंट है। अभी एग्जामिनेशंस में टाइम है, इसीलिए 10 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। फिर बाद में मैराथन भी करवाएंगे और करंट अफेयर्स भी करवाएंगे। मैथमेटिक्स होगा पॉसिबल तो वो भी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम लोग करेंगे, जितना भी ऑप्शंस रहेगा वो सबका एक्सप्लेन भी करेंगे हम। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले कार्य बराबर क्या होता है? कार्य को W से हम लोग डिनोट करते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। W इज इक्वल टू क्या होता है? W से क्या है? ये वर्क है जिसको हम लोग कार्य बोलते हैं। F क्या है? फोर्स है। और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है जिसको विस्थापन बोलते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो ये आपको समझ में आ रहा है? तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, निम्नलिखित में से कौन कार्य का सूत्र है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रह सकते हैं। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन होता है कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल कैसे आता है वो भी मैं बताता हूँ। फोर्स का क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन जो है न्यूटन। न्यूटन फोर्स का मात्रक होता है, बल का। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, पावर का। और डाइन किसका मात्रक होता है? सीजीएस यूनिट होता है जो फोर्स का, उसको हम लोग डाइन बोलते हैं। आपको सब समझ में आ गया होगा कि जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसका करेक्ट आंसर ए है।
इसके बाद न्यूटन जो है वो फोर्स का है, और वाट जो है वो शक्ति का है, और डाइन जो है ये भी सीजीएस यूनिट है फोर्स का। आपको समझ में आ गया। तो अब एक बार हम लोग W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य का मात्रक है। तो आपको ऑप्शंस में न्यूटन मीटर भी दिया रहेगा, जूल भी दिया रहेगा, और आपको अर्ग्स भी दिया रहेगा। तो जूल का जो सीजीएस यूनिट होता है, कार्य का जो सीजीएस यूनिट होता है वो अर्ग्स होता है। आपको समझ में आ गया कि कार्य का जो सीजीएस यूनिट होता है वर्ग का, वो अर्ग्स होता है, और 1 अर्ग्स इज इक्वल टू 1 अर्ग्स इक्वल टू 10⁷ जूल, ये होता है। आप ये सब याद रखना अच्छे से। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, या फिर नहीं आ रहा है तो मैं इरेजर को हटा करके आपको परमानेंट इरेजर आपको दे रहा हूँ, परमानेंट मार्कर। ऐसे में आपको क्या होता है कि दिक्कत होता है। 1 मिनट रुकिए, मैं मिटा देता हूँ, आपको दिक्कत होता है। तो अब यहाँ फिर से मैं आपको बताता हूँ, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मैंने बतलाया ऑलरेडी। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मीन्स न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर। तो W इज इक्वल टू एफ एस होता है, और ये क्या है, कार्य है, कार्य। तो कार्य का सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग जूल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अर्ग्स। आपको ये सब याद रखना है कि कार्य का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। अगर एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर भी दिया रहेगा तो वो कार्य का यूनिट होगा। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि कार्य का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन सेंटीमीटर होता है, DYNE, डाइन सेंटीमीटर होता है, और इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है सीजीएस में वो अर्ग्स होता है। तो ये 2005 में पूछा गया है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो ये 2005 में पूछा गया आरआरबी में। न्यूटन फोर्स का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, और डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁷ जूल होता है। ये आपको याद रखना है। ये जितना भी बातें हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और इसको शॉर्ट में जूल लिखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड यूनिट। फिर कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर, इसको हम लोग अर्ग्स लिखते हैं। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁷ जूल होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाश तीव्रता का, द्रव्यमान का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, और प्रकाश तीव्रता मीन्स ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, CANDELA। हिंदी में इसको कैंडेला ऐसे लिखते हैं, कैंडेला। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। ये आपको समझ में आ गया। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है किसका, दूरी का। और ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता का क्या होता है,
कैंडेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट हो सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी 2005, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2009, जेपीएससी 2013, एसएससी 2014, एनडीए 2017 एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपके आरआरबी, जेई, एनटीपीसी के किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस जरूर आएगा। तो आपको समझ में आ गया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। डिस्टेंस का मात्रक मीटर भी होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष जब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं तो खगोलीय मात्रक की बात करते हैं, तब वो प्रकाश वर्ष जो होता है वो उससे डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप सेशंस को लाइक कर देना। थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट मैं हर एक क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी टाइम बहुत है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अभी आपको मैंने बतलाया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो यहाँ पर क्या पूछा? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अधिवर्ष ये क्या है? समय का मात्रक है। चंद्रमा ये भी समय का मात्रक है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को डिटेल्स में बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। प्रकाश तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बतलाया। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। विद्युत आवेश का कूलम होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का वेबर होता है। तो ये डिटेल्स में बतला रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, चारों का आपको याद हो जा रहा है। तो यहाँ पर एम्पियर मीन्स आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एम्पियर का कूलम पर सेकंड भी आपको पूछा जा सकता है। कूलम पर सेकंड, इसी को एम्पियर बोलते हैं हम लोग। कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम। क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? पार्सेक दूरी का। अभी मैंने बतलाया प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, और पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। समय का सेकंड होता है। प्रकाश की चमक का ये कुछ नहीं होता। चुंबकीय बल का वो हम आगे देखेंगे। ऐसे मैं बता देता हूँ, चुंबकीय बल का जो चुंबकीय क्षेत्र का मैंने बतलाया वेबर, और चुंबकीय बल का टेस्ला। नेक्स्ट, लूमेन किसका मात्रक है? लूमेन, तो ल्यूमेन होता है एक्चुअली, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताया। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का
कैंडेला, हिंदी में इसको कैंडेला बोलते हैं। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, तो ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल, पास्कल किसका इकाई है? ऑप्शन है आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का, तापमान का। तो आर्द्रता जो हवा की नमी जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और दाब का जो मात्रक है वो क्या है? पास्कल है, पास्कल। तो पास्कल इकाई किसका है? दाब का। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और वर्षा का जो मापने वाला यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? रेन गेज बोलते हैं, रेन गेज। तो रेन गेज एक ट्यूब होता है, उसमें सेंटीमीटर में या एमएम में उसका मेजरमेंट किया जाता है। तापमान का जो होता है वो केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी सब ऑर्डिनेट 2016 में पूछा गया है। पास्कल का इकाई क्या है? पास्कल का इकाई दाब, दाब का। पास्कल इकाई है दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए कर रहा हूँ एक्सप्लेन, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस रहता है वो सब समझ में आ जाए। ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा आपको डिले हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ। कैंडेला, तो मैंने आपको जितना भी ऑप्शंस था उसमें बतलाया था कि कैंडेला जो है वो किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक क्या है? मैंने अभी बतलाया, ल्यूमेन। और ये ज्योति बाब नहीं है, ज्योति दबाव है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन डी करेक्ट। ये क्वेश्चंस आरआरबी 2004 में पूछा गया, 2004 में आरआरबी के किसी एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है, तो इसमें क्या लिखा है? डाइन पर सेंटीमीटर। ऑप्शन में क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ क्या होता है, हिंदी में भी बतला रहा हूँ और इंग्लिश में भी बतलाऊँगा। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसको थोड़ा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, 1 मिनट तो परमानेंट मार्कर ले लेते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक एक, मतलब इसको इंग्लिश में मैं बतला रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट प्रतिबल, प्रतिबल किसको बोलते हैं? प्रतिबल स्ट्रेस को बोलते हैं, स्ट्रेस। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर स्ट्रेस प्रतिबल क्या होता है? विकृति के समानुपाती होता है। विकृति किसको बोलते हैं? विकृति
स्ट्रेन को बोलते हैं, STRAIN। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो पहले आपको प्रतिबल और विकृति जानना पड़ेगा। तो स्ट्रेस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। साधारण भाषा में आपको समझना है फोर्स। लेकिन ये जो फोर्स होता है ये फोर्स नहीं होता है, सिंपल फोर्स नहीं होता। वो क्या होता है, रेसिस्टिव फोर्स। मतलब आप किसी को मार रहे हैं तो वो आपको रिएक्ट कर रहा है, वो बचा रहा है आपको। तो स्ट्रेस जो होता है वो रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी बतला दिया आपको, अब देख लेना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और विकृति क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का वो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मीन्स समझो कि अगर कोई बॉडी है उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो मतलब डेल एल या डी एल लिख सकते हैं। और ओरिजिनल जो ये, तो इसका यूनिट कुछ होगा नहीं होगा ना, तो ये यूनिट लेस होता है। तो अब हुक्स लॉ क्या बोलता है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसको एक बार फिर से मैं इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ। हुक्स लॉ क्या कहता है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा तो यहाँ पर कुछ तो आएगा ना, S इज इक्वल टू E ले लेते हैं और इसको E कर देते हैं, क्योंकि इलोंगेशन होता है ना, जो बढ़ जाता है और घट जाता है। तो S इज इक्वल टू ई होता है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिक मॉडुलस बोलते हैं इसको। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है S बाई E। और S क्या है, ये स्ट्रेस है, और E क्या है, ये स्ट्रेन है। जब और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक। तो E का मात्रक पूछ रहा है। तो आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर E का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो मैंने आपको बतलाया था कि स्ट्रेन जो होता है वो डेल एल बाई एल होता है या डी एल बाई एल होता है। तो एल और एल जब इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास कुछ नहीं ना बचेगा। तो इसका कोई यूनिट जब नहीं है तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर E क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट न लिखाएगा। तो जब सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट लिखाएगा तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का यूनिट ही नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। तो नीचे में हम कुछ लिखेंगे नहीं ना लिखेंगे। तो S बाई E जो होता है तो वो क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके भी आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूछेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो एक बार आपको फिर से मैं बतला देता हूँ कि E का जो फॉर्मूला होता है, ये E क्या है, यंग्स मॉडुलस है, और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और ये स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और ये यूनिट लेस होता है, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। इसीलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। ऐसे आपको समझाएंगे ना तो आप तो इंजीनियर बन जाएंगे अभी तुरंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्म में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, इसका विमीय सूत्र जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका एसआई यूनिट जानना होगा। तो यहाँ पर मिस्टेक से लिखी, यहाँ पर बल है, बल, बल एवं दाब। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, तो ये दोनों का जब एसआई यूनिट सही नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका विमीय सूत्र इक्वल होगा, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ये नहीं हो सकता है। कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आंसर यहीं से मिल गया हम लोगों को कि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखना ही नहीं, आपको तो पता है भार का ऐसा ही मात्रक संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, आवेग बराबर बल गुना बलबाहु होता है। तो ये आपको याद करना है। तो आवेग बराबर बल गुना बलबाहु, तो वो न्यूटन मीटर होता है इसका, और संवेग का संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो आपको चलिए हम बता ही देते हैं अच्छे से डिटेल में। बल एवं दाब का जो मात्रक होता है, बल का न्यूटन, और इसका दाब का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका न्यूटन है, तो ये दोनों का नहीं हो सकता है, आपको पता है। तो इसका यहाँ पर पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित युग में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। बाकी जो कार्य एवं ऊर्जा का है, आवेग एवं संवेग का है, भार एवं बल का है, तो भार का भी मात्रक न्यूटन होता है, बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, इसका भी जो यूनिट होता है वो सेम होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो केजी मीटर पर सेकंड दोनों का सेम होता है, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। तो ये सब का तो सेम आ रहा है, लेकिन बल एवं दाब का मात्रक वो अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसका विमीय सूत्र भी अलग अलग होगा। विमीय सूत्र निकालने का एक फोर्स का हम निकाल देते हैं आपको, जिसका न्यूटन होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटे समय, तो डी बाई टी। तो एम के जगह पे मास का एम होता है विमीय सूत्र, और डी क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका एल होगा, और टी क्या है, टाइम है, तो टी पे पावर -1। तो एम एल टी पे पावर -1, ऐसे करके आप डिस्क्राइब करके सब का निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का एसआई मात्रक अलग अलग होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। और मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। आप अगर जेई एग्ज़ाम, एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट जो सेशंस आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम हमारा लगे, लेकिन टाइम कम नहीं लगा, हमारा 40 क्वेश्चंस कवर हुआ है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस किया हमने, लेकिन ऑप्शंस 4 है, तो 40 क्वेश्चंस हमने कवर किया 30 मिनट्स में, तो ये बहुत है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।